के चुनावी दंगल में अब प्रधानमंत्री मोदी भी उतर चुके हैं। आज दिल्ली में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान भाषण देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर वो जमकर बरसे। इसे दिल्ली के लिए आपदा का नाम उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर कई घोटालों के आरोप लगाए। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली का दंगल पूरी तरह से उफान पर है। पीएम मोदी को खुद जवाब दिया केजरीवाल ने, सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। चलिए हम थोड़ी और बातचीत करते हैं। इस दिल्ली के दंगल पर हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब तो चुनावी दंगल एकदम जोरदार हो गया। प्रधानमंत्री खुद उतर गए हैं, अरविंद केजरीवाल ने 2-2 हाथ भी कर लिए हैं। बिल्कुल, दरअसल प्रधानमंत्री का आज का भाषण और आज का कार्यक्रम दिल्ली का जो चुनावी दंगल था उसको एक नए लेवल पे लेके चला गया है। वैसे तो एक कार्यक्रम था कई सारे विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का, उसके उद्घाटन का, जिसमें करीब 4000 करोड़ रुपए के अलग-अलग प्रोजेक्ट थे। उसमें गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनाए गए थे, करीब 1500 घर बनाए गए थे। उनका उद्घाटन करना था। स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दिया गया, जो कि दिल्ली के अशोक विहार में है। इसके अलावा वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज का शिलान्यास किया गया। उस पर भी काफी राजनीति हुई, विपक्षी पार्टियां कर रही थी, खासतौर से कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज क्यों नहीं रखा गया, वीर सावरकर के नाम पर क्यों रखा गया। फिर सीबीएसई के एक नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। तो इन सब के अलावा जो प्रधानमंत्री का भाषण था, मुझे लगता है कि वो ज्यादा हावी रहा आज के कार्यक्रम में, क्योंकि उस भाषण में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर काफी जोरदार तरीके से हमला बोला और उसके लिए उन्होंने आपदा शब्द का इस्तेमाल किया। आपदा से लगा कि चलो आपदा की बात की जा रही है, लेकिन यहां पे प्रधानमंत्री ने आपदा जो किया, इसमें आप का मतलब था आम आदमी पार्टी और दा, ये 2 शब्द मिल करके बनाए गए आपदा प्रधानमंत्री की नजरों में। उन्होंने कहा कि दिल्ली पिछले 10 साल में आपदा से घिर चुकी है, यानी आम आदमी पार्टी के घोटालों से घिर चुकी है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और इसके तहत कई सारे घोटाले का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, ऐसे करीब 10 घोटाले का जिक्र किया। और फिर उन्होंने ये दावा किया कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी
कि इस आपदा से मुक्ति के लिए संकल्प ले चुकी है और आने वाले चुनाव में ये आपदा से मुक्ति के लिए कदम बढ़ाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये भाषण और आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर ये जोरदार तरीके से काफ़ी तीखे शब्दों से हमला किया जाना इस पूरे दिल्ली चुनाव के जो गहमा गहमी थी उसमें अब नया रंग डालेगा और इसके बाद और ज़्यादा तीखे वाण चलेंगे, जिसको कह सकते हैं कि जुबानी जंग चलेंगे। तो दिल्ली का चुनाव अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है यहाँ से आगे। जी शुक्रिया। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपरी स्तर से फिसल गए। आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव रहा। डिटेल के साथ हैं कंचन नौटियाल। तो कंचन, 2 दिन की तेजी तो देखी हमने, लेकिन एक बार फिर आज मुनाफा वसूली बाजार पे हावी होती हुई दिखी। लेकिन इस बीच कौन से सेक्टर्स दबे नजर आए तो कौन से चमके? डेफिनेटली, एज यू हैव करेक्टली मेंशन कि 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज हमें बाजार में एक गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा लैगार्ड रहा है बैंक निफ्टी। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर्स की कि आज निफ्टी में कौन से बढ़ने वाले शेयर हैं। ओएनजीसी में करीबन 5.25% का इजाफा देखने को मिला, टाटा मोटर्स 3.5%, एसबीआई लाइफ में 2% करीबन और टाइटन भी करीब 2% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में विप्रो 3% की कमजोरी यहाँ पे देखी गई। एचडीएफसी बैंक में भी करीबन 3%, अडानी पोर्ट 2.25% और टेक महिंद्रा भी करीब 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला जो गेनर है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, क्योंकि इसके आज Q3 के अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स काफी अच्छे आए हैं, जिसके बाद शेयर में करीब 12% का हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ऑयल इंडिया 4%, एसबीआई का 3%, आरबीएल बैंक में करीबन 2.5% का अपसाइड देखा गया। लूजिंग पॉकेट में तानला प्लेटफॉर्म में 4% की कमजोरी, एंजल वन 4%, नाल्को 4% और एमसीएक्स भी करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। जी कंचन, शुक्रिया। 2025 निवेशकों के लिए एक अच्छा साल रहेगा, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत में सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस साल एफएमसीजी में सुधार देखने को मिलेगा और फार्मा, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल शेयरों में भी तेजी रहेगी। जैसे मैं एक सेक्टर का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, एफएमसीजी, जिसकी बहुत पिटाई हुई है 2024 में और परफॉर्मेंस भी अच्छा कुछ नहीं था। पहले रूरल स्लो डाउन, फिर अर्बन स्लो डाउन और नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम्स ठीक नहीं आ रहे हैं। पर यहाँ पे हम मानते हैं कि 140 करोड़ का आबादी है, अच्छे एफिशिएंट कंपनीज हैं और रॉ मटेरियल प्राइसेस, जो इनपुट कॉस्ट है वो भी थोड़ा मॉडरेट हो रहा है। तो इस माहौल में Q4 ऑनवर्ड्स एफएमसीजी में इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर पोजीशन लिया जा सकता है। इसके अलावा ट्रम्प 2 जो सरकार आ रहा है उसमें बहुत सारे टैरिफ्स की बात हो रही है और ये टैरिफ हम लोग मानते हैं कि इंडिया को इनडायरेक्टली फेवर करेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स पे ध्यान देने के लिए निवेशक को हम सलाह दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन चीप नहीं है और वैल्यूएशन चीप होगा भी नहीं, पर यहां से भी बहुत अच्छा एक मोमेंटम आप देख रहे हैं। तीसरा सेक्टर जिसका जिक्र सारे एनालिस्ट कर रहे हैं वो फार्मा, हेल्थ केयर है। हम लोग भी मानते हैं कि फार्मा के लिए एक जो आईटी आउटसोर्सिंग के जरिए एक बहुत अच्छा माहौल आईटी में क्रिएट हुआ था कुछ साल पहले, जिसके चलते इंडियन आईटी कंपनीज एक नए लेवल पे पहुंच गए हैं, वो मोमेंट शायद फार्मा के लिए अभी आ रहा है और एक जबरदस्त आउटसोर्सिंग, फार्मा आउटसोर्सिंग का बेनिफिट इंडियन फार्मा कंपनीज को मिलेगा।